कान बराबर नहीं है। नो प्रॉब्लम। मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ये सारी चीज हम यहाँ पे ले जाते हैं, इवन आप जहाँ पे बैठे हैं अपना हाथ ऐसे ले जाएंगे तो भी आवाज सुनाई देगी सबको। इस तरह से आप कान के पास रखेंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। तो मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह की आवाज क्यों सुनाई देती है, और बाद में जब ये इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज कर दिए तो आवाज क्यों बदल गई। ये दो क्वेश्चन, और उसके लिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं। 10 मिनट का टाइम देता हूं, ब्रेक, उसके बाद फिर से हम मिलेंगे। सब जो सारी मेटल थी वो मेटल भी अलग अलग, तो अलग अलग जगह से जो साउंड वेव्स आते हैं, ये साउंड वेव्स जो इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच होते हैं वहां पे उनका फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन होने के कारण एक दूसरा साउंड जनरेट होता है, और ये साउंड मुझे यहाँ सुनाई देता है। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया तो यहाँ पे मुझे जो साउंड सुनाई देगा वही साउंड मेरे पास अगर दूसरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वही साउंड मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इनका डायमीटर अलग है, इनकी सरफेस थोड़ी रफ है, इनकी सरफेस थोड़ी स्ट्रेट है। तो यहाँ पे कोई अलग साउंड फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली है, और यहाँ पे मुझे कुछ अलग साउंड सुनाई देगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस, अनुनाद। ગુજરાતીમાં આપણે अनुनाद બરાબર છે। એટલે એવું જરૂર નથી કે ભાઈ રેઝોનન્સ બોલો એટલે બધું તમને ખ્યાલ આવી ગયો, પણ એ રેઝોનન્સ કેવી રીતે कैसे जनरेट होता है, ये रेजोनेंस कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी तो ये भी हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि फ्रिक्शन के कारण भी साउंड जनरेट होता है। तो मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट से भी मैं साउंड जनरेट करके आपको सुना सकता हूं। मुझे लगता है यहाँ माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी साउंड यहाँ प्रोड्यूस होगा ये आपको सुनाई देगा। देखना, सुन सकते हैं आवाज? हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड वहां से ट्रैवल होता है, और ट्रैवल होकर मेरे कान के पास आता है, और ये अलग अलग मीडियम से हमारे पास आता है। जैसे मैं बोलता हूं, ये साउंड वेव्स माइक्रोफोन में जाता है, माइक्रोफोन में एम्पलीफाई होकर लाउड स्पीकर में जाता है, और वही साउंड जब मैं लाउड स्पीकर के थ्रू सुनता हूं तब मेरा ही आवाज मुझे कुछ अलग सुने देता है। और ये फील आपने भी किया होगा, जैसे आप कोई भी आवाज अपना मोबाइल में रिकॉर्ड कर दो, और रिकॉर्ड किया हुआ आवाज आपका ही आवाज आप सुनेंगे तो आपको यही आवाज कुछ अलग सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस मीडियम से साउंड वेव ट्रैवल होता है तो ज्यादा अच्छी तरह से अपने पास आ सकता है। ये 3 मीडियम है ना, जैसे थ्रू एयर मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं, तो कौन से मीडियम से साउंड ट्रैवल अच्छी तरह से प्रोपोगेट कर सकता है? सॉलिड। ये मैं कैसे आपको समझाऊं? मुझे तो लगता है थ्रू एयर। हाँ क्या ये एक ही चीज को मैं क्या करूं? एयर में नहीं, इस तरह से नॉर्मली क्या होता है कि हमको
मानते हैं कि थ्रू एयर जो साउंड वेव्स जाते हैं वो हम अच्छी तरह से सुन पाते हैं, लेकिन बुक में लिखा है थ्रू सॉलिड। यस, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ऐसे एग्जांपल देती हूँ, आप टेलीफोन गुजराती में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर हिंदी में नहीं बोल पाते हैं तो। नहीं, टेलीफोन लाइन का अगर जो वेव्स होते हैं उसको उसके प्रसारण के लिए कोई माध्यम चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसलिए हम टेलीफोन में बात करते हैं उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन होता है, और ऐसे हम एयर से बात करते हैं तो पूरे वो नहीं सुन सकते। पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है? किसी को स्टेज पे आना पड़ेगा। एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। क्या नाम आपका? मयंक यहाँ मेरे सामने है। मयंक, आपको क्या करना है, ये जो हैंगर के आसपास मैंने दो वायर मैंने लगाया है, प्लास्टिक वायर में, इनको इस तरह से पकड़ना है, और ये जो वायर है इससे आपको कान बंद है, ठीक है? दूसरा कान इस तरह से बंद है, इस तरह से पकड़ के आप खड़े हो। आपने सबने आवाज सुनी है? आवाज सुनी? कैसी आवाज थी? एक बेल, वो क्या बोलते हैं उसको, घंटड़ी बजती है, ठीक है? घंटी बजती है। आपको ये आवाज कैसी सुनाई दी? मंदिर में जब हम घंटा बजाते हैं। देखा आपने? देखो, इन्होंने सुना जो स्कूल बेल बजता है, मंदिर में जो बेल बजता है, इस तरह की आवाज इनको सुनाई दी। जरा आपको सिंपल जो घंटी बजती है, तो ऐसा क्यों हुआ? ये चेंजेस क्यों हुआ? इनको कुछ अलग आवाज सुनाई दी, आपको कुछ अलग आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम है सबको आता है, हाथ ऊपर करो। यस, क्योंकि हमने जो सुना वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हुआ और उसने जो सुना वो सॉलिड के थ्रू, इसलिए उसको ज्यादा ऐसे सॉलिड कहाँ से कहाँ गए? वो जो वायर है उसमें जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सॉलिड नहीं, हाँ वो भी है ना, ये सॉलिड है, वो ये वायर सॉलिड है, और बाद में ये साउंड वेव्स थ्रू सॉलिड उनके कान में गए, तो इसीलिए उनको साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो अच्छी तरह से सुनाई दिया। लेकिन यहाँ से जो साउंड ट्रांसमिट होके आपके पास गया वो एयर से। वो थ्रू एयर आपके पास गया, इसलिए आप ठीक तरह से सुन नहीं पाए। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस सर, बेंच पे यस, क्लासरूम में जब बैठे होते हैं, कान रखते हैं, क्लासरूम में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, क्या क्या होता है ये सब कुछ मुझे मालूम, तो उसके बातें मैं करते जाऊंगा जब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, माइक के लिए हम तालियां बजाएंगे। लेकिन एक बात आपको खास याद रखना है, स्पेशली मैंने कहा ना, जो हमने मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वेट करके देखा, आपने कहा वेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब हमने करके देखा तो मालूम पड़ा कि वेट ज्यादा भी कांस्टेंट रहा। तो इसी तरह से साइंस की बात जब करते हैं तब खाली एग्जाम्पल चलता नहीं। आप सोचेंगे मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, 150 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर की स्पीड से मैं अगर जाऊंगा तो 3 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। लेकिन रियल में मैं कार लेके निकलता हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है बीच में मुझे चाय पीने के लिए रुकना पड़ा, रास्ता खराब हो गया, ट्रैफिक हो गया, बहुत सारे फैक्टर अंदर आ जाते हैं, वो ये हम काउंट नहीं करते और रिजल्ट कुछ अलग है। सेम ये चीज साइंस में भी होती है, और ये भूल सिर्फ आपसे भी नहीं होती, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी ये भूल हो जाती है। जैसे मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया था नरेंद्र भंडारी, जिसको हम चंद्रयान के विष्णु पितामह कहते हैं। तो ये चंद्रयान जब मून पे भेजना था, मैंने
बहुत सारा काम उनके साथ किया है। अभी चंद्रयान 2 में भी, इवन मैं PRL में नहीं हूँ, फिर भी चंद्रयान 2 में भी बहुत सारा काम मैं करता हूँ। तो चंद्रयान 1 जब भेजना था तब स्कैनिंग के लिए चंद्रयान को मून से कितना दूर रहना चाहिए, क्योंकि मून का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो ये डेटा नासा से मंगवाए, रसिया से भी मंगवाए कि आप जब ये सैटेलाइट जब मून पे भेजते थे तब कितना दूर रह के उसके आसपास स्कैनिंग करता था। तो वहां से ऐसी जानकारी मिली कि 300 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। ये सारे डेटा जब मिला और चंद्रयान जब भेजा और 300 किलोमीटर दूर रह के जब स्कैनिंग करता था तब मालूम पड़ा कि टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। देखो इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेटा है फिर भी। और इसीलिए चंद्रयान 3 साल उसके आसपास घूमने वाला था, उसके बदले सिर्फ 8 महीने में गर्म होके चंद्र पे क्रैश लैंडिंग हो गई। तो साइंस के लिए कोई चांस लेने की बात होती नहीं। आप जो सोचते हैं ऐसा कभी कभी होता भी है, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता भी है। जैसे मुझे मालूम नहीं उनका नाम, लेकिन एक बहुत फेमस फिजिक्स थियरिस्ट था, यानी उनको सिर्फ थियरी मालूम, प्रैक्टिकल में उनका कुछ नॉलेज नहीं। और कोलंबिया जब क्रैश हो गया कल्पना चावला, तब एक कमेटी बनाई गई। उनको ये ढूंढना था कि ये कोलंबिया क्रैश क्यों हो गया। तो जितने प्रैक्टिकल पर्सन थे जिसने कोलंबिया बनाया था, उनकी डिजाइन तैयार की थी, वो सारे लोग बैठे थे। लेकिन जिसको सिर्फ थियरी मालूम थी, उन्होंने ये रीजन दिया कि ये वजह होनी चाहिए कोलंबिया क्रैश होने के लिए। तो सबके रीजन गलत थे, उनका रीजन सही था। तो कभी कभी इतना पावरफुल एजम्पशन भी हो सकता है, लेकिन ये सबका नहीं। ठीक है, तो जब साइंस के अंदर आप जाते हैं तो ये सारी बात ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी, बुक में लिखा है कि सेंटर ऑफ मास बीच में होना चाहिए, तो मैं कुछ भी पूछता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो बीच में। तो ऐसा नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है।